एक ऐसा शहर जहां हर दिन सड़कों पर करोड़ों लोग फंसे रहते हैं, वहां जमीन के 15 मीटर नीचे एक ट्रेन हर 90 सेकंड में गुजर रही है। दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां 1990 के दशक में ट्रैफिक जाम इतना भयानक था कि कनॉट प्लेस से कश्मीरी गेट पहुंचने में 2 घंटे लग जाते थे, महज 5 किलोमीटर की दूरी। और फिर एक दिन किसी ने कहा, हम इस शहर के नीचे सुरंगें खोदेंगे, हम इसके ऊपर पुल बनाएंगे और हम यह सब करेंगे बिना शहर को रोके, बिना हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को छुए। और समय से पहले लोगों ने कहा यह इंडिया में असंभव है। लेकिन 24 दिसंबर 2002 को जब पहली दिल्ली मेट्रो ट्रेन शाहदरा से 30 हजारी तक दौड़ी तो पूरी दुनिया ने देखा, इंडिया ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया था। यह कहानी उस मेगा स्ट्रक्चर की है जो ब्लूप्रिंट के एक ख्वाब से शुरू हुई और आज 352 किलोमीटर की जीवंत रियलिटी बन चुकी है। यह सिर्फ कंक्रीट, स्टील और टनल्स की कहानी नहीं है, यह एक लिविंग कैपिटल सिटी को बिना रोके उसके नीचे और ऊपर एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क खड़ा करने की कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक में, जब दिल्ली की सड़कें अभी भी साफ थीं। 1969 में पहली बार एक रिपोर्ट बनी, दिल्ली के लिए रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की जरूरत, लेकिन वह प्रपोजल ड्रॉअर में बंद हो गया। फिर 1980 के दशक में दोबारा कोशिश हुई, लेकिन फंडिंग नहीं मिली और तब तक दिल्ली का ट्रैफिक एक नाइटमेयर बन चुका था। 1990 के दशक तक पहुंचते पहुंचते हालात इतने खराब हो गए कि एयर पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सड़कों पर घंटों जाम लगे रहते थे और हर दिन लाखों लोग बसों में लटके हुए सफर करते थे। यह सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं थी, यह एक इकोनॉमिक और हेल्थ क्राइसिस थी। 1995 में एक निर्णायक कदम उठा। भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC की स्थापना की। यह एक जॉइंट वेंचर था, इक्वल इक्विटी के साथ, और इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए बुलाया गया एक ऐसे इंसान को जिसने पहले ही कोंकण रेलवे जैसा इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट पूरा कर दिखाया था, इलत्तुवालपिल श्रीधरन। लोग उन्हें बाद में मेट्रो मैन के नाम से जानने लगे। श्रीधरन ने DMRC ज्वाइन किया मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में और उनके साथ आई एक सोच, समय पर डिलीवरी, जीरो करप्शन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी पैसा। एक मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए थे और इंडिया में उस समय इतनी बड़ी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए फंडिंग का कोई मॉडल नहीं था। 1997 में ब्रेक थ्रू आया। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA ने दिल्ली मेट्रो के फेज 1 के लिए सॉफ्ट लोन देने की मंजूरी दी। यह लोन बेहद कम ब्याज दर पर था, लगभग 1 से 2% और 30 साल की रिपेमेंट विंडो के साथ। JICA ने फेज 1 के टोटल कॉस्ट का लगभग 60% हिस्सा दिया। यह भरोसा था जापान का इंडिया की कैपेबिलिटी पर और यह पार्टनरशिप आगे चलकर सभी फेजेस में जारी रही। अब ब्लूप्रिंट तैयार होने लगा। फेज 1 का लक्ष्य था 65 किलोमीटर का नेटवर्क, 3 कॉरिडोर्स, शाहदरा से रिठाला रेड लाइन, विश्वविद्यालय से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट येलो लाइन और 12 खंबा रोड से द्वारका ब्लू लाइन का हिस्सा। इसमें 59 स्टेशन होने थे, कुछ एलिवेटेड और कुछ अंडरग्राउंड। साइट सिलेक्शन की प्लानिंग बेहद सोच समझकर की गई। पहले उन रूट्स को चुना गया जहां सबसे ज्यादा कम्यूटर डिमांड थी। ओल्ड दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली, यूनिवर्सिटी एरियाज से सेक्रेटेरिएट और रेजिडेंशियल जोन से कमर्शियल हब्स। हर कॉरिडोर की अपनी इंजीनियरिंग चैलेंजेस थीं। एलिवेटेड सेक्शंस के लिए वायडक्ट बनाने होंगे, जिसके लिए पियर्स, फाउंडेशंस और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी चाहिए। अंडरग्राउंड सेक्शंस के लिए टनलिंग करनी होगी, वो भी ऐसी जगहों पर जहां नीचे पानी का हाई वाटर टेबल था, ऊपर घनी बिल्डिंग्स थीं और बीच में यूटिलिटीज की मेज बिछी थी। फिर सवाल आया टेक्नोलॉजी का। इंडिया में पहले कभी मॉडर्न टनलिंग मशीनें यूज नहीं हुई थीं। मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए DMRC की टीम ने दुनिया भर की मेट्रो सिस्टम्स का अध्ययन किया, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, पेरिस, और फिर फैसला लिया कि अंडरग्राउंड सेक्शंस के लिए टनल बोरिंग मशीनें TBM का इस्तेमाल किया जाएगा। यह शील्ड टाइप मशीनें होती हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, सुरंग को खोदती हैं और साथ साथ उसकी दीवारों को प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट्स से लाइन करती जाती हैं। यह टेक्नोलॉजी सेफ थी, फास्ट थी और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे ऊपर की सरफेस पर कम डिस्टर्बेंस होती थी। एलिवेटेड सेक्शंस के लिए स्पैन बाय स्पैन लॉन्चिंग मेथड चुना गया, जिसमें प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट्स को साइट पर लाकर असेंबल किया जाता है।
1 अक्टूबर 1998 को ऑफिशियली कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। यह मोमेंट सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए ऐतिहासिक था। पहली बार भारत एक वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम बनाने जा रहा था। श्रीधरन और उनकी टीम के सामने एक क्लियर टारगेट था, फेज 1 को 2005 तक पूरा करना। लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया था, हम इसे समय से पहले पूरा करेंगे। और इस वादे को पूरा करने के लिए उन्हें दिल्ली की जमीन के ऊपर और नीचे एक साथ युद्ध लड़ना था। ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था, फंडिंग कंफर्म हो गई थी और कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हो चुका था। लेकिन दिल्ली मेट्रो की असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि एक चीज है ड्राइंग बोर्ड पर लाइंस खींचना और बिल्कुल अलग चीज है एक लिविंग ब्रीदिंग सिटी के बीच में उन लाइंस को रियलिटी में बदलना। फेज 1 के लिए जितनी जमीन चाहिए थी वह आसानी से मिलने वाली नहीं थी। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट के लिए 348.45 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी। और सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस जमीन पर पहले से ही लोग रह रहे थे। लगभग 2502 परिवारों को रिलोकेट करना था। यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं थी, यह हजारों जिंदगियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम था। डीएमआरसी ने इसे बेहद केयरफुली हैंडल किया। लैंड एक्विजिशन का काम मुख्य रूप से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA और दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के थ्रू हुआ। जहां भी संभव हुआ गवर्नमेंट लैंड यूज की गई। DDA की प्रॉपर्टीज, रेलवे लैंड और पब्लिक स्पेसेस। लेकिन जहां प्राइवेट लैंड या झुग्गी क्लस्टर्स थे वहां रिहैबिलिटेशन पैकेजेस दिए गए। फैमिलीज को अल्टरनेट प्लॉट्स या कंपनसेशन दिया गया। यह प्रोसेस आसान नहीं था। कई जगहों पर प्रोटेस्ट्स हुए, लीगल बैटल्स चले और डिलेज आए। लेकिन डीएमआरसी की टीम ने हर केस को इंडिविजुअली एड्रेस किया और धीरे धीरे जमीन मिलने लगी। फिर आई अप्रूवल स्कीमेट्स। दिल्ली मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं थी, यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो शहर की नसों को छू रहा था। अंडरग्राउंड सेक्शंस हेरिटेज एरियाज से गुजरने वाले थे। चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, कनॉट प्लेस जैसी जगहें जहां पुरानी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स थे। हर अंडरग्राउंड स्ट्रेच के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की क्लियरेंस चाहिए थी। इंजीनियर्स को यह प्रूव करना पड़ता था कि टनलिंग से ऊपर की स्ट्रक्चर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए डिटेल्ड वाइब्रेशन स्टडीज, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी असेसमेंट्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स की प्लानिंग की गई। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी कॉम्प्लिकेटेड थीं। नॉइज पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ट्री कटिंग परमिशंस और वेस्ट डिस्पोजल प्लान्स, सब कुछ डॉक्यूमेंट करना पड़ा। लेकिन श्रीधरन की टीम ने इन सभी क्लियरेंसेस को सिस्टमैटिकली हैंडल किया और एक एक करके मंजूरियां मिलने लगीं। अब असली इंजीनियरिंग काम शुरू होने से पहले साइट प्रिपरेशन का मैसिव टास्क था। दिल्ली की सड़कों के नीचे यूटिलिटीज का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बिछा हुआ था। वाटर पाइपलाइंस, सीवेज लाइंस, टेलीफोन केबल्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, गैस पाइपलाइंस। मेट्रो अलाइनमेंट जहां भी जा रही थी वहां इन यूटिलिटीज को शिफ्ट करना पड़ता था। यह काम अक्सर कंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। हर यूटिलिटी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता था। दिल्ली जल बोर्ड, BSES, MTNL, इंद्रप्रस्थ गैस। कई बार तो पुराने मैप्स आउटडेटेड होते थे और फील्ड में जाकर ही पता चलता था कि एक्चुअली नीचे क्या बिछा है। इंजीनियर्स को केयरफुली एक्सकैवेट करना पड़ता था, होम यूटिलिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता था और फिर उन्हें टेम्पररी या परमानेंट अल्टरनेट रूट्स पर शिफ्ट करना पड़ता था। यह सब करते हुए यह भी सुनिश्चित करना पड़ता था कि शहर की नॉर्मल सप्लाई बाधित न हो। ट्रैफिक डाइवर्जेंस भी एक बड़ी हेडेक थे। मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए रोड्स की स्पेस चाहिए थी, इक्विपमेंट लाने के लिए, मटेरियल स्टोर करने के लिए और एक्चुअल वर्क करने के लिए। लेकिन दिल्ली की सड़कें पहले से ही पैक्ड थीं। डीएमआरसी ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर डिटेल्ड डाइवर्जन प्लान्स बनाए। कई जगहों पर टेम्पररी ब्रिजेस बनाए गए, अल्टरनेट रूट्स डिजिग्नेट किए गए, कंस्ट्रक्शन को फेजेस में किया गया ताकि पूरी रोड एक साथ ब्लॉक ना हो। बैरिकेडिंग की गई, साइनेजेस लगाए गए। हाँ,
इनकन्वीनियंस तो हुई, लोगों को लॉन्गर रूट्स लेने पड़े, जाम्स बढ़े, लेकिन यह सब एक बड़े गोल के लिए था और दिल्ली वासियों ने धीरे धीरे समझा और सहयोग किया। इन सब प्रिपरेशंस के बीच सबसे क्रिटिकल काम था साइट की इंजीनियरिंग सर्वे। दिल्ली की जमीन के नीचे क्या है, यह जानना बेहद जरूरी था। जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए पूरे अलाइनमेंट पर बोर होल्स ड्रिल किए गए, सॉइल सैंपल्स निकाले गए, हर कुछ मीटर की डेप्थ पर। लैब में इन सैंपल्स की डिटेल्ड टेस्टिंग हुई। सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, कितनी डेप्थ पर रॉक है, वाटर टेबल कहाँ है, सॉइल में कोई कंटेमिनेशन तो नहीं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सॉइल कंडीशंस बिल्कुल अलग थीं। ओल्ड दिल्ली में एल्यूवियल सॉइल थी, नरम, सैंडी और पानी से भरी हुई। यहां अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशल केयर चाहिए थी। दूसरी तरफ कुछ एरियाज में क्वार्टजाइट रॉक मिली, जो बेहद हार्ड थी। इंजीनियर्स को हर स्ट्रेच के लिए अलग फाउंडेशन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी। वाटर टेबल की जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट थी। दिल्ली के कई हिस्सों में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ऊपर थी, कुछ जगहों पर तो सिर्फ 2 से 3 मीटर नीचे। अंडरग्राउंड स्टेशंस और टनल्स बनाने के लिए इस पानी को कंट्रोल करना पड़ता था। डीवाटरिंग सिस्टम्स की प्लानिंग की गई। बोरवेल्स के थ्रू पानी को टेम्पररीली पंप आउट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन पूरी होगी और फिर वाटरप्रूफिंग के साथ परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार होगी। यह सब कैलकुलेशंस और प्लानिंग महीनों चली। फिर आया वह दिन जब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का पहला काम ग्राउंड पर शुरू हुआ। एलिवेटेड सेक्शंस के लिए सबसे पहले पियर फाउंडेशंस बनने थे। ये वो मैसिव पिलर्स होते हैं जिन पर पूरा वायडक्ट खड़ा होता है। हर पियर लोकेशन को केयरफुली मार्क किया गया। फिर एक्सकैवेशन शुरू हुआ, जमीन को खोदकर फाउंडेशन की डेप्थ तक पहुंचना। कुछ जगहों पर 10 से 15 मीटर गहराई तक खुदाई हुई। सॉइल कंडीशंस के आधार पर अलग अलग फाउंडेशन टाइप्स चूज किए गए। कहीं पाइल फाउंडेशंस की जरूरत पड़ी, जहां लॉन्ग कंक्रीट या स्टील पाइल्स को जमीन में गहराई तक ड्राइव किया गया। कहीं राफ्ट फाउंडेशंस बनाए गए, वाइड कंक्रीट स्लैब्स जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर फाउंडेशन में मैसिव रीइंफोर्समेंट बार्स की केज बनाई गई और फिर कंक्रीट डाला गया। यह काम दिन रात चलता रहा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बड़े बड़े क्रेन्स खड़े हो गए, कंक्रीट मिक्सर्स घूमते रहे और वर्कर्स की टीमें शिफ्ट्स में काम करती रहीं। अंडरग्राउंड सेक्शंस के लिए प्रिपरेशन और भी कॉम्प्लेक्स थी। टीबीएम मशीनें जो जर्मनी से ऑर्डर की गई थीं, वो आने में समय लेने वाली थीं। तब तक कट एंड कवर मेथड से कुछ स्टेशंस का काम शुरू हुआ। इस मेथड में सड़क को काटकर खुली खाई बनाई जाती है, नीचे स्ट्रक्चर बनाया जाता है और फिर ऊपर से ढक दिया जाता है। यह मेथड सही मायनों में डिसरप्टिव था। पूरी सड़कों को महीनों के लिए खोदना पड़ता था, लेकिन शैलो डेप्थ स्टेशंस के लिए यही सबसे प्रैक्टिकल था। वर्कर्स ने मैसिव ट्रेंचेस खोदे, शोरिंग सिस्टम्स लगाए ताकि दीवारें न गिरें और धीरे धीरे नीचे उतरते गए। और इस सब के बीच डीएमआरसी ने एक और महत्वपूर्ण काम किया, वर्कर कैंप्स और साइट ऑफिसेस का सेटअप। हजारों वर्कर्स को रहने की जगह चाहिए थी, खाना चाहिए था, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए थी। डीएमआरसी ने यह सुनिश्चित किया कि हर साइट पर प्रॉपर अरेंजमेंट्स हों। इंजीनियर्स की टीम्स को साइट ऑफिसेज मिले जहां ड्राइंग्स, कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हों। मटेरियल स्टोरेज यार्ड्स बनाए गए। दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन अब सिर्फ ब्लूप्रिंट नहीं रहा था, यह ग्राउंड पर एक लिविंग, ब्रीडिंग रियलिटी बन रहा था। मिट्टी उड़ रही थी, मशीनें गरज रही थीं और एक नए युग की नींव पड़ रही थी। दिल्ली मेट्रो अब 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रही थी, एक आसमान की तरफ और दूसरी जमीन के नीचे। एलिवेटेड सेक्शंस पर वायाडक्ट की कंस्ट्रक्शन तेजी से आगे बढ़ रही थी। पियर फाउंडेशंस तैयार हो चुके थे, मोटे कंक्रीट पिलर्स जो हर 25 से 30 मीटर की दूरी पर खड़े थे। अब इन पिलर्स के ऊपर वायाडक्ट का डेक बनाना था, वो स्ट्रक्चर जिस पर मेट्रो की पटरियां बिछनी थीं। यह काम ट्रेडिशनल कास्टिंग मेथड से नहीं हो सकता था, क्योंकि दिल्ली की क्राउडेड सड़कों पर इतनी जगह नहीं थी कि नीचे बड़े बड़े स्कैफोल्ड्स लगाए जाएं और महीनों तक कंक्रीट को क्योर होने दिया जाए। इसलिए डीएमआरसी ने स्पैन बाय स्पैन लॉन्चिंग मेथड अपनाया। इस टेक्निक में वायाडक्ट के हर सेगमेंट को प्रीकास्ट किया जाता है, यानी फैक्ट्री या कास्टिंग यार्ड में पहले से कंक्रीट सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, फिर उन्हें साइट पर लाकर असेंबल किया जाता है। हर सेगमेंट लगभग 25 से 30 मीटर लंबा होता था और उसका वजन सैकड़ों टन में होता था। इन मैसिव सेगमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल ट्रेलर्स यूज किए गए। साइट पर पहुंचने के बाद
लॉन्चिंग गैंट्री नाम की एक विशाल मशीन काम में आती थी। ये गैंट्री एक मूवेबल क्रेन की तरह होती है जो पहले से बने वायाडक्ट पर खड़ी होती है, नए सेगमेंट को उठाती है, उसे सही पोजीशन में लाती है और उसे पिछले सेगमेंट के साथ ज्वाइन कर देती है। फिर यह गैंट्री खुद आगे खिसक जाती है और अगला सेगमेंट उठाने के लिए तैयार हो जाती है। यह पूरी प्रक्रिया बेहद प्रिसाइज होती थी। मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी चाहिए होती थी। थोड़ी सी भी गलती से पूरा अलाइनमेंट खराब हो सकता था। वायडक्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स रीइंफोर्समेंट होती थी, स्टील बार्स का जाल जो कंक्रीट को स्ट्रेंथ देता था। हर सेगमेंट को पिछले सेगमेंट के साथ पोस्ट टेंशनिंग टेक्निक से जोड़ा जाता था। इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील केबल्स को सेगमेंट्स के थ्रू डाला जाता है और फिर उन्हें हाइड्रोलिक जैक्स से खींचकर टाइट किया जाता है। यह प्योर कंप्रेशन पैदा करता है जो स्ट्रक्चर को बेहद मजबूत बनाता है। धीरे धीरे स्पैन बाय स्पैन वायाडक्ट आगे बढ़ता गया, सड़कों के ऊपर, बिल्डिंग्स के बीच से और कभी कभी तो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस को क्रॉस करते हुए। ये सब करते हुए यह सुनिश्चित करना पड़ता था कि नीचे की ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। नाइट्स में ज्यादा काम होता था, वीकेंड्स को यूटिलाइज किया जाता था और हर स्टेप को केयरफुली प्लान किया जाता था। लेकिन असली इंजीनियरिंग मार्वेल तो जमीन के नीचे हो रहा था। अंडरग्राउंड सेक्शंस के लिए टनल बोरिंग मशीनें TBM अब दिल्ली पहुंच चुकी थीं। ये मशीनें जर्मनी की हेरेनकनेक्ट कंपनी से आई थीं, दुनिया की सबसे ट्रस्टेड टनलिंग टेक्नोलॉजी। हर TBM एक जायंट सिलिंड्रिकल मशीन होती है, लगभग 6 से 7 मीटर डायमीटर की और लंबाई में 100 मीटर से भी ज्यादा। इसके आगे एक मैसिव रोटेटिंग कट्टर हेड होता है जिसमें हार्डन्ड स्टील के टीथ लगे होते हैं। यह हेड घूमता है और सामने की मिट्टी या चट्टान को काटता है। कटी हुई मिट्टी को कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू मशीन के पीछे भेजा जाता है जहां से उसे बाहर निकाला जाता है। TBM के अंदर पूरा का पूरा ऑपरेशन चलता है। वहां कंट्रोल रूम होता है जहां इंजीनियर्स स्क्रीन्स पर डेटा मॉनिटर करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं जो मशीन को आगे पुश करते हैं और लाइनिंग सिस्टम होता है जो टनल की वॉल्स को तैयार करता है। जैसे जैसे TBM आगे बढ़ता है, यह अपने पीछे प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट्स को इंस्टॉल करता जाता है। ये सेगमेंट्स कर्व्ड होते हैं जैसे किसी गोल पाइप के टुकड़े। हर रिंग में 5 से 6 सेगमेंट्स होते हैं और इन्हें एक दूसरे के साथ बोल्ट्स से जोड़ा जाता है। यह लाइनिंग टनल को मजबूती देती है और बाहर से पानी या मिट्टी को अंदर आने से रोकती है। TBM धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एक दिन में लगभग 10 से 15 मीटर। ये सुनने में कम लगता है लेकिन यह बेहद सटीक और सेफ प्रोसेस है। दिल्ली के नीचे टनलिंग करना किसी खुले मैदान में टनल बनाने जैसा नहीं था। यहाँ हर मीटर पर चैलेंजेस थीं। ऊपर 3-4 मंजिला बिल्डिंग्स थीं, कभी कभी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स थीं। TBM को इतनी सावधानी से चलाना पड़ता था कि ऊपर की सरफेस पर कोई सेटलमेंट ना हो, यानी जमीन थोड़ी सी भी ना धंसे। इसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए गए थे। बिल्डिंग्स पर सेंसर्स लगाए गए, 24 घंटे 7 दिन किसी भी मूवमेंट को डिटेक्ट करते थे। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम दिखती तो TBM को रोक दिया जाता था, सॉइल को स्टेबलाइज किया जाता था और फिर आगे बढ़ा जाता था। कई जगहों पर सॉइल कंडीशनिंग की जरूरत पड़ी। TBM के कटर हेड के साथ फोम या बेंटोनाइट इंजेक्ट किया जाता था जो मिट्टी को स्मूथ बनाता था और TBM को आसानी से आगे बढ़ने देता था। अंडरग्राउंड स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन भी पैरेलल चल रहा था। कुछ स्टेशंस कट एंड कवर मेथड से बन रहे थे जहां सड़क को खोलकर नीचे मैसिव बॉक्सेस बनाए जा रहे थे। ये स्टेशंस कई मंजिला होते थे, नीचे प्लेटफॉर्म लेवल, बीच में कॉन्कोर्स लेवल जहां टिकट काउंटर और शॉप्स होंगी और ऊपर एंट्री एग्जिट लेवल। हर स्टेशन में एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, वेंटिलेशन शाफ्ट्स और इमरजेंसी एग्जिट्स की प्लानिंग थी। कंक्रीट वॉल्स मोटी बनाई गईं, वाटरप्रूफिंग लेयर्स लगाई गईं और धीरे धीरे ये अंडरग्राउंड स्पेसेस तैयार होने लगे। ऊपर से देखने पर तो बस खुदाई दिख रही थी, लेकिन नीचे एक पूरी दुनिया बन रही थी जो जल्द ही लाखों यात्रियों को शेल्टर देने वाली थी। वायडक्ट तैयार था, टनल्स बन चुके थे, स्टेशनों की स्ट्रक्चर्स खड़ी हो गई थीं, लेकिन यह अभी तक सिर्फ कंक्रीट और स्टील की खाली शेल्स थीं। अब इन शेल्स को एक लिविंग, फंक्शनिंग मेट्रो सिस्टम में बदलना था और यह काम किसी भी कंस्ट्रक्शन से कम कॉम्प्लेक्स नहीं था। सबसे पहला काम था ट्रैक लेइंग, पटरियां बिछाना। लेकिन दिल्ली मेट्रो में ट्रेडिशनल रेलवे जैसी पटरियां नहीं बिछनी थीं। यहाँ बैलास्टलेस ट्रैक सिस्टम अपनाया गया था। इस सिस्टम में पत्थरों की बैलास्ट लेयर नहीं होती, बल्कि ट्रैक को सीधे कंक्रीट स्लैब पर फिक्स किया जाता है। इससे मेंटेनेंस कम होती है, ट्रैक ज्यादा स्टेबल रहती है और ट्रेनें स्मूथली दौड़ती हैं। हर मीटर ट्रैक को प्रिसाइजली अलाइन करना पड़ता था। सर्वेइंग टीमें लेजर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करती थीं। मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी चाहिए होती थी।
ट्रैक को स्पेशल फस्टनर से कंक्रीट पर फिक्स किया गया। इन फस्टनर्स में रबर पैड्स होते थे जो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते थे और नॉइज को कम करते थे। हर ट्रैक का हर जॉइंट केयरफुली वेल्ड किया गया ताकि ट्रेनों को एक स्मूथ कंटिन्यूअस सरफेस मिले। एलिवेटेड सेक्शंस पर और अंडरग्राउंड टनल्स में दोनों जगहों पर यह काम धीरे धीरे सिस्टमैटिकली चलता रहा। ट्रैक बिछाने के साथ साथ पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स भी इंस्टॉल किए गए, वो स्पेशल सेक्शंस जहां ट्रेनें एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पर स्विच करती हैं। अब आया इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का विशाल नेटवर्क। मेट्रो ट्रेनें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलती हैं, इसलिए पूरे अलाइनमेंट पर कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए था। डीएमआरसी ने 25 किलोवोल्ट एसी ट्रैक्शन सिस्टम अपनाया। इसके लिए रिसीविंग सब स्टेशंस बनाए गए जहां ग्रिड से हाई वोल्टेज पावर आती थी। फिर यह पावर ट्रैक्शन सब स्टेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होती थी जो हर कुछ किलोमीटर पर बने थे। इन सब स्टेशंस से ओवरहेड कैटेनरी वायर्स को पावर मिलती थी, वो वायर्स जो ट्रैक्स के ऊपर लटकी होती हैं और जिनसे ट्रेनों की पैंटोग्राफ्स कांटेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं। हजारों किलोमीटर केबल्स बिछाई गईं, अंडरग्राउंड कंड्यूइट्स में, केबल ट्रेज में और ओवरहेड। हर कनेक्शन को टेस्ट किया गया, हर इंसुलेशन को वेरीफाई किया गया। बैकअप सिस्टम्स भी बनाए गए ताकि अगर कहीं पावर फेल्योर हो तो भी क्रिटिकल सिस्टम्स चलती रहें। स्टेशनों में तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम्स की पूरी सिम्फनी थी। लाइटिंग सिस्टम्स हर प्लेटफॉर्म, हर कॉरिडोर, हर स्टेयरकेस को इल्यूमिनेट करने के लिए एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स लगाई गईं। वेंटिलेशन सिस्टम्स अंडरग्राउंड स्टेशनों में फ्रेश एयर सप्लाई करने के लिए मैसिव फैंस और एयर हैंडलिंग यूनिट्स इंस्टॉल किए गए। ये फैंस कंटिन्यूअसली बाहर से हवा खींचते हैं, उसे फिल्टर करते हैं और प्लेटफॉर्म्स पर भेजते हैं। गर्मी में कूलिंग के लिए और ठंड में हीटिंग के लिए एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए गए। एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स भी एक बड़ा इंजीनियरिंग टास्क थे। हेवी ड्यूटी मशीनें जो हर दिन हजारों लोगों को ऊपर नीचे ले जाने वाली थीं। लेकिन सबसे क्रिटिकल सिस्टम था सिग्नलिंग और ट्रेन कंट्रोल। ये वो सिस्टम होता है जो एंश्योर करता है कि ट्रेनें सेफली चलें, आपस में टकराए नहीं, ऑन और टाइम पर स्टेशनों पर पहुंचे। डीएमआरसी ने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम अपनाया। इस सिस्टम में हर ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। ट्रैक्स पर सेंसर्स लगे होते हैं, ट्रेनों में ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स होते हैं और एक सेंट्रल कंट्रोल रूम में सारा डेटा आता है। अगर दो ट्रेनें एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लगा देता है। स्पीड लिमिट्स भी ऑटोमेटिकली एनफोर्स होती हैं। अगर कोई ट्रेन तय स्पीड से ज्यादा तेज चलने लगे तो सिस्टम उसे स्लो कर देता है। हर सिग्नल, हर पॉइंट, हर प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर, सब कुछ इसी सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड था। कंट्रोल रूम डीएमआरसी का दिमाग था। यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर पूरे नेटवर्क का लाइव मैप दिखता था। हर ट्रेन कहाँ है, किस स्पीड से चल रही है, अगला स्टेशन कितनी दूर है। कंट्रोलर्स यहाँ बैठकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करते थे। कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी बेहद सोफिस्टिकेटेड थे। ट्रेन ड्राइवर्स से कंट्रोल रूम तक, स्टेशन स्टाफ से इमरजेंसी सर्विसेज तक, सब कुछ रियल टाइम कनेक्टेड था। सीसीटीवी कैमरों की भी एक पूरी नेटवर्क लगाई गई सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम्स हर स्टेशन में इंस्टॉल किए गए। इमरजेंसी एग्जिट्स क्लियरली मार्क किए गए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स लगाए गए ताकि अनाउंसमेंट्स हो सके। और फिर आई ट्रेनें, वो एक्चुअल रोलिंग स्टॉक जो इस पूरे सिस्टम की जान थी। फेज 1 के लिए ट्रेनें साउथ कोरिया से आईं। मॉडर्न और एयर कंडीशनड कोचेज जो दिल्ली की गर्मी में कंफर्टेबल ट्रैवल प्रोवाइड करने वाली थीं। हर ट्रेन में 4 कोचेस थे और हर कोच में लगभग 50 बैठने की जगह और 200 खड़े होने की स्पेस थी। इन ट्रेनों को डिपो में लाया गया, वो विशाल फैसिलिटी जहां ट्रेनों को मेंटेन, रिपेयर और स्टोर किया जाता है। शास्त्री पार्क और सुल्तानपुर जैसी जगहों पर डिपोज बनाए गए थे जहां ट्रैक्स, वर्कशॉप्स, वॉशिंग प्लांट्स और मेंटेनेंस बेस थीं। अब शुरू हुई टेस्टिंग की लंबी प्रक्रिया। पहले एम्प्टी ट्रेनों को धीरे धीरे ट्रैक्स पर दौड़ाया गया, सिर्फ यह चेक करने के लिए कि सब कुछ मैकेनिकली ठीक है। फिर स्पीड ग्रेजुअली बढ़ाई गई। ब्रेकिंग टेस्ट्स किए गए, इमरजेंसी ब्रेकिंग, नॉर्मल ब्रेकिंग, डिफरेंट स्पीड्स पर। सिग्नलिंग सिस्टम को बार बार टेस्ट किया गया, डिफरेंट सिनेरियोज में, पीक लोड में, कार्ड। इमरजेंसी सिचुएशंस में स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, वो ऑटोमेटिक ग्लास डोर्स जो प्लेटफॉर्म्स को ट्रैक से सेपरेट करती हैं, उन्हें ट्रेनों के साथ सिंक्रोनाइज किया गया। हर डोर ठीक उसी समय खुलना चाहिए
जब ट्रेन की डोर्स खुले, पावर सप्लाई को टेस्ट किया गया। क्या ओवरहेड वायर्स यूनिफॉर्मली पावर दे रही हैं? पैंटोग्राफ्स स्मूथली मूव कर रहे हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम्स को वेरीफाई किया गया। ट्रायल रन महीनों चली। इंजीनियर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स और डीएमआरसी के सीनियर ऑफिशियल्स ट्रेनों में बैठकर पूरे रूट को बार बार कवर करते रहे। हर छोटी प्रॉब्लम को नोट किया गया और फिक्स किया गया। इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑडिटर्स बुलाए गए जिन्होंने पूरे सिस्टम को इंस्पेक्ट किया। सर्टिफिकेशंस मिलने लगी। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने फाइनल अप्रूवल दी और फिर 24 दिसंबर 2002 को वो दिन आया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो के पहले सेक्शन शाहदरा से 30 हजारी तक 8.3 किलोमीटर को ऑफिशियली इनॉग्यूरेट किया। अगले दिन 25 दिसंबर को पहली बार आम जनता के लिए मेट्रो खुली। लोग लाइनों में लगे, कुछ एक्साइटेड थे, कुछ क्यूरियस। और जब वो पहली बार उस एयर कंडीशन्ड कोच में बैठे, स्मूथ राइड फील की और देखा कि जो जर्नी पहले घंटों लेती थी अब मिनटों में पूरी हो रही है, तो उन्हें समझ आया कि दिल्ली मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, यह एक रेवोल्यूशन था। 25 दिसंबर 2002 को जो जर्नी शुरू हुई थी वो सिर्फ 8.3 किलोमीटर की एक छोटी लाइन नहीं थी। वो एक विजन की शुरुआत थी जो आने वाले दशकों में पूरी दिल्ली को बदल देने वाली थी। फेज 1 धीरे धीरे पूरा होता गया। 2006 तक पूरे 65 किलोमीटर का नेटवर्क ऑन ऑपरेशनल हो चुका था। रेड लाइन, येलो लाइन और ब्लू लाइन का हिस्सा। और सबसे बड़ी बात, यह प्रोजेक्ट 3 साल समय से पहले पूरा हुआ था। ई श्रीधरन और डीएमआरसी की टीम ने वो कर दिखाया था जो लोग इंडिया में इम्पॉसिबल मानते थे। ऑन टाइम डिलीवरी, इंटरनेशनल क्वालिटी और जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। दुनिया भर में दिल्ली मेट्रो को एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाने लगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। फेज 2 का काम 2006 में ही शुरू हो गया था और यह फेज 1 से भी ज्यादा एम्बिशियस था। फेज 2 में 125 किलोमीटर नया नेटवर्क जोड़ना था, एग्जिस्टिंग लाइंस को एक्सटेंड करना था और नई लाइंस बनानी थी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन आनी थी जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी देने वाली थी। यमुना के उस पार नोएडा और गाजियाबाद तक मेट्रो को ले जाना था। साउथ दिल्ली के रेजिडेंशियल एरियाज को कनेक्ट करना था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फेज 2 को फेज 1 से लगभग आधे समय में पूरा करना था। 2011 तक फेज 2 मोस्टली ऑपरेशनल हो गया। दिल्ली मेट्रो अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी, यह नेशनल कैपिटल रीजन की धमनियों में दौड़ रही थी। फेज 2 के बाद आया फेज 3 और यह तो एक मेगा एक्सपेंशन था। 162 किलोमीटर से ज्यादा नया नेटवर्क, 3 बिल्कुल नई लाइंस, मैजेंटा, पिंक, ग्रे और एग्जिस्टिंग लाइंस के एक्सटेंशंस। इस फेज में इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी अलग लेवल की थीं। हेरिटेज लाइन बनाई गई जो ओल्ड दिल्ली के सबसे सेंसिटिव एरियाज चांदनी चौक, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट से होकर गुजरती थी। यहां हर मीटर टनलिंग एक कैलकुलेटेड रिस्क थी क्योंकि ऊपर 300 से 400 साल पुरानी बिल्डिंग्स थीं। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स 24 घंटे 7 दिन काम करते रहे और इंजीनियर्स ने सक्सेसफुली यह सेक्शन कंप्लीट किया बिना किसी हेरिटेज स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। फेज 3 में मैजेंटा लाइन पर इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो भी आई, जहां ट्रेनें फुली ऑटोमेटिक मोड में चलती हैं बिना किसी ड्राइवर के। 2021 तक फेज 3 लगभग पूरा हो चुका था और अब फेज 4 चल रहा है। 2019 से कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस कर रही है। इसमें 6 नए कॉरिडोर्स हैं जो टोटल 112 किलोमीटर ऐड करेंगे। गोल्डन लाइन, एयरोसिटी एक्सटेंशंस और लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। कुछ सेक्शंस 2026 में ऑपरेशनल होने की उम्मीद है और हाल ही में दिसंबर 2025 में यूनियन कैबिनेट ने फेज VA को भी अप्रूव कर दिया। 16 किलोमीटर के 3 नए कॉरिडोर्स, 13 नए स्टेशंस। दिल्ली मेट्रो रुकने का नाम नहीं ले रही। आज 2026 में दिल्ली मेट्रो का टोटल ऑपरेशनल नेटवर्क 352 किलोमीटर से ज्यादा है। 257 से ज्यादा स्टेशंस हैं और 12 कलर कोडेड लाइंस हैं और यह अभी बढ़ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो राइडरशिप का ग्राफ चौंकाने वाला है। जो सिस्टम 2002 में कुछ हजार पैसेंजर्स से शुरू हुआ था, वो आज हर दिन 60 से 65 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी करता है। पीक आवर्स में तो यह संख्या और भी बढ़ जाती है। दिल्ली मेट्रो ने लिटरली लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। कम्यूट टाइम घंटों से मिनटों में आ गया, फ्यूल कॉस्ट्स बची और सबसे इंपॉर्टेंट, एयर पोल्यूशन में कमी आई।
स्टडीज बताती हैं कि दिल्ली मेट्रो हर साल लगभग 6 लाख टन CO2 एमिशंस रिड्यूस करती है, क्योंकि लोग अपनी कार्स और बाइक्स छोड़कर मेट्रो यूज कर रहे हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी मैसिव है। मेट्रो स्टेशंस के आसपास की प्रॉपर्टी वैल्यूज तेजी से बढ़ी है, नए कमर्शियल हब्स डेवलप हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है, कंस्ट्रक्शन के दौरान लाखों जॉब्स मिली और अब मेंटेनेंस में हजारों लोग काम कर रहे हैं। मेट्रो ने पूरे NCR की अर्बन प्लानिंग को रीशेप कर दिया है। अब हर नई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट की प्लानिंग में मेट्रो कनेक्टिविटी एक की फैक्टर है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली है। यूनाइटेड नेशंस ने दिल्ली मेट्रो को सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए कई बार सम्मानित किया है। आज इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क ऑपरेट करता है, चाइना और USA के बाद, और इसमें दिल्ली मेट्रो का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। DMRC की एक्सपर्टीज को अब दूसरे इंडियन सिटीज भी यूज कर रही हैं। लखनऊ, कोच्चि, जयपुर जैसे शहरों में DMRC ने कंसल्टेंसी दी है या डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं। और जब हम दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं तो E श्रीधरन का जिक्र बिना किए यह कहानी अधूरी रहेगी। वो शख्स जिन्होंने 1995 में DMRC ज्वाइन किया था, 2012 में रिटायर हुए, लेकिन उनकी लेगेसी हर स्टेशन पर, हर ट्रेन में और हर स्मूथ राइड में जिंदा है। उन्होंने सिर्फ एक मेट्रो नहीं बनाई, उन्होंने एक कल्चर बनाया, एक स्टैंडर्ड सेट किया और यह साबित किया कि इंडिया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर कर सकता है। मेट्रो मैन, यह टाइटल उन्हें प्यार से मिला, लेकिन उनका असली कंट्रीब्यूशन यह था कि उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स भी एक्सीलेंस के साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। आज जब कोई दिल्ली मेट्रो में बैठता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, कॉलेज जा रहा हो, प्रोफेशनल हो, ऑफिस जा रहा हो या टूरिस्ट हो, इंडिया गेट देखने जा रहा हो, वो शायद यह नहीं सोचता कि उसके नीचे या ऊपर से गुजरती यह ट्रेन किसी जमाने में एक इम्पॉसिबल ड्रीम थी। नहीं सोचता कि इस स्मूथ राइड के पीछे हजारों इंजीनियर्स की रातों की मेहनत है, थाउजेंड्स वर्कर्स का पसीना है और एक विजनरी लीडर की अनवेवरिंग कमिटमेंट है। लेकिन यही तो किसी भी मेगा स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी सफलता होती है, जब कोई इतना सीरियसली काम करे कि लोगों को यह फील ही ना हो कि कभी यह नहीं था। दिल्ली मेट्रो ब्लूप्रिंट से रियलिटी तक का सफर, यह सिर्फ कंक्रीट, स्टील और टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है। यह है एक शहर के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। यह है उस विजन की कहानी जिसने कहा हम कर सकते हैं और फिर करके दिखा दिया। आज जब दुनिया इंडिया को देखती है तो दिल्ली मेट्रो उन चीजों में से एक है जो हमें गर्व से सीना चौड़ा करके कहने देती है, हाँ, यह हमने बनाया है और यह अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो अभी बढ़ रही है, फैल रही है और अपने साथ लाखों सपनों को उड़ान दे रही है, हर रोज, हर राइड, हर स्टेशन पर।